प्रशासनिक संबंध, केंद्र और राज्य संबंध में अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग प्रशासनिक संबंध के बारे में। कल तो हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, दो आधार पे बांटा गया था ना, केंद्र और राज्य के बीच के जो संबंध होते हैं दो आधार पे बांटा गया था। एक वित्तीय संबंध था, दूसरा प्रशासनिक था ना। अब देखते हैं दूसरा, हम लोग पहले प्रशासनिक संबंधों को देख लेते हैं, दोनों के बीच में क्या चलता है। सबसे पहले आपको मालूम है ना कि दो आधार पे हम लोग बांटते हैं, क्षेत्र के आधार पे और विषय के आधार पे। दो आधार पे हम लोग बांटते हैं हर विषय को। क्षेत्र में अगर देखें तो संघ की शक्ति का विस्तार, संघ मतलब केंद्र, केंद्र की शक्ति का जो विस्तार है संपूर्ण भारत में होता है, ये तो जानते ही हैं, क्योंकि केंद्र की शक्ति का विस्तार पूरे भारत में लागू होता है, जबकि राज्य की जो शक्ति है वो केवल कहां लागू होगा, केवल राज्य में ही होगा, जबकि केंद्र का पूरे भारत के राज्यों में होगा। ठीक है, वही विषय के आधार पर अगर हम देखें तो संघ सूची के विषय पे जो प्रशासन होगा वो कौन चलाएगा, संघ के अधिकारी। संघ सूची है ना, केंद्रीय सूची, इस विषय पे जो भी प्रशासनिक काम होगा वो कौन करेंगे, संघ के अधिकारी करेंगे, यानी केंद्रीय अधिकारी करेंगे उस पे। दूसरा है हमारा राज्य सूची, राज्य सूची के अंतर्गत जो भी विषय आएंगे उस पे प्रशासन का काम कौन करेंगे, राज्य के अधिकारी करेंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है आपका समवर्ती सूची, इस पे तो दोनों बनाते हैं कानून, है ना। समवर्ती सूची की बात करेंगे तो इस विषय पे जो प्रशासनिक संबंधी कानून होगा, जो प्रशासन होगा, इस पे कौन चलाएंगे, राज्य के अधिकारी ही चलाएंगे, ये ध्यान आपको रखना है। अगर संसद ऐसा कह दे कि नहीं केंद्र ही चलाएगा कुछ विशिष्ट विषय पे तो अलग बात है, नहीं तो सामान्यतः कौन चलाएंगे, राज्य के अधिकारी ही चलाएंगे, जब तक संसद कुछ ना कहे राज्य ही चलाएंगे। स्पष्ट है। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के अंतर्गत केंद्र के द्वारा राज्यों को प्रशासनिक निर्देश दिए जा सकते हैं। तो देखते हैं कि वो कौन से निर्देश हैं जो केंद्र राज्यों को दे सकता है, वो कौन कौन से निर्देश हैं, उन सारे एक एक करके निर्देश को देखते हैं। देखिए, पहला निर्देश है आपका राज्य के द्वारा केंद्र की प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग में बाधा ना डालने का निर्देश। पहला कौन सा निर्देश दिया, वो कि राज्य के द्वारा, यानी कोई भी राज्य केंद्र की प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग में बाधा नहीं डाले, बाधा उत्पन्न ना करे। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में आप लोग देखे भी होंगे, बंगाल में अभी सीबीआई को भेजा गया, ठीक, सीबीआई को भेजा गया गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वहां के जो महानिदेशक थे या वहां की जो पुलिस व्यवस्था थी, सीबीआई को पकड़ के रूम में बंद कर दिया। सीबीआई किसका आदमी, केंद्र सरकार का, और पुलिस किसके अधीन, राज्य के, तो सीबीआई को पकड़ के रूम में बंद कर दिया। तो बाधा उत्पन्न किया कि नहीं किया, राज्य की सरकार यहां पे बाधा उत्पन्न कर रही है ना, पुलिस तो राज्य सरकार की हिस्सा है, तो सीएम के कहने पे हुआ होगा, यहां पे बाधा उत्पन्न हुआ ना। तो ये केंद्र सरकार कह रहा है, नोटिस जारी करके बोल रहा है कि आप बाधा उत्पन्न ना करें, अगर आप फिर भी करेंगे तो फिर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई क्या होगी वो आपको लास्ट में बताएंगे। पहले तो ये जान लीजिए, ये पहला निर्देश कि बाधा उत्पन्न नहीं करना है, ईडी को भेजेंगे, सीबीआई को भेजेंगे, आपको बाधा उत्पन्न नहीं करना है। दूसरा, रेलवे की सुरक्षा का निर्देश। अब रेलवे किसका होता है, केंद्र सरकार का, लेकिन रेलवे जो चलती है राज्यों से होकर के ही चलती है ना। अब मान लीजिए कोई ट्रेन आई और उस राज्य के जो सीएम है वो केंद्र सरकार के पीएम के साथ रिश्ता ठीक ठाक नहीं है, ठीक, और ट्रेन आई और पता चला कि वहां के राज्य को जानबूझ करके या तो भड़काया गया, या राज्य की जो सीएम है वो चुपचाप देख रहे हैं और ट्रेन को लूटमारी चल रही है, वो चुपचाप देख रहे हैं, कोई आग लगा रहा है वो चुपचाप देख रहे हैं, तो दूसरा बाधा उत्पन्न हुआ। यानी आपको संपत्ति की सुरक्षा करना है रेलवे की, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है, ठीक है, दूसरा हुआ। तीसरा, सैनिक और राष्ट्रीय महत्व के पुल और संरचना की सुरक्षा का निर्देश दिया जाता है कि आप उसकी सुरक्षा कीजिए। जैसे लद्दाख की सीमा पे या जम्मू कश्मीर में अगर कोई पुल बना है और वो बहुत महत्वपूर्ण पुल है, और पता चला राज्य की जो दुश्मन है अगर उस पुल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, या राज्य के कोई आदमी वो उस पुल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लगाबादी होते हैं ना कश्मीर वगैरह में, तो उस राज्य की जिम्मेवारी होती है कि वो उसकी सुरक्षा दे, अपने पुलिस को लगा रखे, शांत रखे उसको, ये नहीं कि जिसका मन हो जाके तोड़ दिया। ये जिम्मेवारी किसकी होगी, राज्य सरकार की। ऐसा केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किया है, वो करते हैं, ठीक। अगला क्या है, हिंदी भाषा की उन्नति और उसके प्रसार का निर्देश, कि हिंदी भाषा का प्रसार कीजिए, एक ये निर्देश है। और क्या हो सकता है, यदि कोई राज्य संघ के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन ना करने में विफल रहता है, यदि पालन करने में विफल रहता है तो अनुच्छेद 365, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 365, यदि पालन करने में विफल रहा तो अनुच्छेद 365 के अनुसार उसे इस राज्य में किसके तहत, संवैधानिक तंत्र की विफलता
क्या माना जाएगा? संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। और इस आधार पे भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 की शक्ति का प्रयोग करके उस प्रांत में यानी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा कर सकते हैं। बात को समझे? राष्ट्रपति शासन किससे लगता है? और ये गलती किससे हो रही है? यानी अगर किसी भी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देश का उल्लंघन किया तो केंद्र सरकार को यदि लगता है तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि संवैधानिक तंत्र की विफलता लगता है उनको कि वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर देंगे? 356 लगा देंगे। ठीक, बात को समझ रहे हैं ना? ये विफलता है, 365 से यहां पे विफल हो जाएंगे अगर वो नहीं कर पाते हैं तो। ठीक है, जैसे भी बंगाल में जो कुछ हुआ, सीबीआई को बंद कर दिया गया, तो वो लगा सकते थे राष्ट्रपति शासन, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया क्योंकि चुनाव होने वाला था। तो सोचे अगर कर देंगे तो कहीं राज्य की जनता भड़क जाएगी केंद्र सरकार के ऊपर, तो उन्होंने नहीं किया। ठीक है, अब ये कैसे लेगा? तो राज्यपाल का प्रतिवेदन, तो अब ये सब तो आपको मालूम ही है कैसे लगता है राष्ट्रपति शासन। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के तहत केंद्र और प्रांत आपसी सहमति से प्रशासनिक शक्तियों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। जो संबंध है ना दोनों का, तो वो आदान प्रदान भी कर सकते हैं। कई बार आप सुनते होंगे कि राज्य सरकार के जो, जैसे अगर आप एसडीएम बनते हैं और आप काफी मतलब प्रोग्रेसिव आदमी हैं, काफी क्रिएटिव हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आपको डीएम भी जल्दी ही बनाया जा सकता है। और जब डीएम बनेंगे तो फिर किसके आदमी हो जाएंगे? पहले राज्य के थे। तो यहां उसकी बात कर रहे हैं, आदान प्रदान भी कई बार होता है। यदि आपको लगता है कि कोई यूपीएससी में कोई टॉपर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो राज्य सरकार कई बार ना, जैसे किसी न किसी राज्य के व्यक्ति होगा ना, वो अब बिहार का कोई आदमी टॉपर बना है और बिहार सरकार को लगता है कि बिहार में रहे तो ज्यादा अच्छा है, तो ऐसे में वो केंद्र सरकार से पहल करती है और केंद्र सरकार कहता है ठीक है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आम सहमति बन जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे भी होते हैं, अपना कार्ड मिल जाएगा उसको भी। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के तहत विभिन्न प्रकार की सेवाओं से संबंधित प्रावधान भी शामिल है, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार की सेवाएं शामिल होती है। पहली सेवा कौन सी है? केंद्रीय सेवा। दूसरी कौन सी है? प्रांतीय सेवा। और तीसरी अखिल भारतीय सेवा। अब 3 प्रकार की सेवाएं हैं, यह भी आप लोग जानते हैं। केंद्रीय सेवा का मतलब होता है जो सेंट्रल नौकरी होती है ना, वो केंद्रीय सेवा है, सेंट्रल नौकरी, सेंट्रल सर्विस। दूसरा कौन सा है? प्रांतीय सेवा, जो राज्य की सर्विस है, राज्य लोक सेवा आयोग, बीपीएससी। सबसे अच्छा जो आप तैयारी कर रहे हैं वो भी तो राज्य के अंतर्गत आएगा ना, ये तो राज्य की सेवाएं हैं। और तीसरा कौन सा है? देखिए तीनों में क्या फर्क है, इसको आप यूपीएससी भी कह सकते हैं, लेकिन यूपीएससी की कुछ सीटें इसमें आ जाती है, सभी नहीं। कौन कौन आ जाएगा इसमें? एक आईएएस आएगा, दूसरा आईपीएस आएगा, तीसरा आईएफएस आता है, भारतीय वन सेवा, फॉरेस्ट सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, पुलिस सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस, वन सेवा, वन, भारतीय वन सेवा। एक आईएफएस होता है फॉरेन सर्विस, तो वो वाला नहीं, ये फॉरेस्ट सर्विस है, इसको ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक, और ये केंद्रीय सेवा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? एक तो आईएफएस आएगा, फॉरेन सर्विस, विदेश सेवा, और कौन आएगा? आईआरएस आ जाएगा, रेवेन्यू सर्विस, है ना, केजरीवाल जी इसी में थे ना। इसके अलावा जो भी है सब इसमें आ जाएगा, बाकी जितनी भी सेवाएं होती हैं, इनकम टैक्स वगैरह भी तो उसी में आता है, सब उसी में शामिल हो जाएगा, केंद्रीय सेवा में वो सब आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय सेवा कितनी है? ये 3 है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आगे चलते हैं। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, वो तो प्रशासनिक हो गया। अब जरा वित्तीय संबंधों को देखते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, वित्तीय संबंध। अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है। सबसे पहला है कर से प्राप्त राजस्व का बंटवारा। जो टैक्स लगाया जाता है ना, उस पैसे का बंटवारा कैसे हो, कौन टैक्स लगाता है, कौन उसको वसूलता है, और कौन उसको बंटवारा करता है। ठीक, देखिए अब इसको समझिएगा ठीक से, इस चार्ट को समझिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें 4 कॉलम होगा। इसमें पहला कॉलम है आरोपण। आरोपण का मतलब है कि टैक्स को कौन आरोपित करेगा, माने कौन लगाएगा कि कितना टैक्स होना चाहिए, इसको कौन जारी करेगा, तो वो कौन करेगा? केंद्र। वो देखते हैं कौन कौन करेगा, सबको अलग अलग देखेंगे। दूसरा कौन सा आपको लिखा हुआ है? संग्रहण, मतलब कौन उसको इकट्ठा करेगा। एक बार टैक्स को लगाना, कितना इतना टैक्स सब पे लगेगा, एक बार उसको इकट्ठा करना, वसूली भी तो करनी है ना सबसे। और तीसरा क्या है? विनियोजन, मतलब किसको क्या मिला, राज्य को वो पैसा मिलेगा कि केंद्र को मिलेगा, वो भी देखते हैं। जैसे टैक्स लगाया, इकट्ठा भी हो गया, अब वो पैसा किसको मिलेगा,
है ना, टैक्स का पैसा वो देखेंगे। और यहां पे उदाहरण को देख लेते हैं। देखिए पहला, आरोपण कौन कर रहा है? केंद्र सरकार। इकट्ठा कौन कर रहा है? केंद्र सरकार। नियोजन भी कौन कर रहा है? केंद्र सरकार, यानी वही रख रहा है सारा टैक्स। ऐसा कौन सा टैक्स है वो जो खुद ही लगाता है, खुद ही वसूलता है, खुद ही रख भी लेता है? देखिए, 80वां संविधान संशोधन 2000 से पहले सभी प्रमुख कर जैसे कि आयकर, इनकम टैक्स, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, कंपनी कर या निगम कर इसी श्रेणी में आते थे। 2000 से पहले, 2000 ईस्वी से पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन 80वां संविधान संशोधन के द्वारा उन्हें केंद्र व राज्य के बीच विभाजनीय बना दिया गया है। अब ये जो टैक्स है ये केंद्र और राज्य दोनों के बीच में बंट जाता है। ठीक, और कौन बांटता है? वित्त आयोग। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में, आगे देखेंगे। पहले तो इसको देख लीजिए आगे। देखिए, क्योंकि वो तो अब रहा नहीं, वो तो अब हट गया ना, वो तो पहले की बातें थी। अभी देखिए क्या क्या चल रहा है। यहां पे देखिए, केंद्र टैक्स आरोपित कर रहा है, केंद्र ही करता है हमेशा, केंद्र कर रहा है। संग्रहित कौन करेगा? राज्य, यानी राज्य वसूलेगी। लगाया कौन? केंद्र। वसूली कौन कर रहा है? राज्य। और वो पैसा किसको मिलेगा? यानी यहां पे केंद्र ने केवल लगाया, वसूला राज्य ही, और पैसा भी पूरा किसको मिल गया? राज्य। वो कौन सा टैक्स है जो इसको मिल गया? तो वो कौन सा टैक्स है? विनिमय पत्रों पर स्टाम्प शुल्क, ये वाला टैक्स। विनिमय पत्रों पर जो स्टाम्प शुल्क लगता है ना, जैसे बीमा वगैरह करवाते हैं ना, तो स्टाम्प शुल्क नहीं लगता है, टैक्स लगता है। वो पैसा किसको मिलेगा? राज्य को। लेकिन तय कौन करेगा कि कितना टैक्स होगा? तय कौन करेगा? केंद्र। मिलेगा किसको? राज्य को। वसूली भी कौन करेगा? राज्य ही करेगा। ठीक है, इकोनॉमी में आपको ज्यादा डिटेल में सब पढ़ाएंगे। यहाँ पे चूंकि आपको पॉलिटिकल सिस्टम समझा रहे हैं हम, ठीक है, वहां पे टैक्स को डिटेल में समझाएंगे। वहां ये भी बताएंगे स्टाम्प शुल्क क्या होता है, सब कुछ बताएंगे वहां। अगला टैक्स की ओर चलते हैं। ये कौन सा टैक्स है? रेल भाड़ा व माल भाड़े पर टैक्स। रेल जब चलती है तो किसी राज्य में गुजरती है? पूरे राज्य में चलती है ना, उस पे जो टैक्स, जैसे जो व्यापारी होते हैं तो रेलवे में सामान रख के ले जाते हैं ना, तो उस पे जो टैक्स उसको लगता है, उस टैक्स पे देखते हैं कि वो टैक्स कौन लगाएगा, कौन वसूलेगा और कौन रखेगा। ठीक, लगाएगा कौन, वसूलेगा कौन, और मिलेगा किसको? जिस राज्य से वो ट्रेन गुजरेगी। सीधा राज्य को मिलेगा, सीधा। हाँ, वो किसी को क्यों देगा? वो खजाने में जमा कर देगा अपना, उससे राज्य के लिए अपना पूरा काम चलाएगा, योजनाएं चलाएगा। ठीक है, तो ध्यान है ये रेल भाड़े और माल भाड़ा, इन दोनों पे लगाएगा कौन टैक्स? केंद्र। वसूलेगा कौन और मिलेगा किसको? क्लियर हुआ? आगे देखिए, अगला टैक्स में देखते हैं। 80वां संविधान संशोधन के बाद सभी प्रमुख कर किस श्रेणी में आते हैं? इस श्रेणी में आएगा, यानी कि इनकम टैक्स वगैरह की हम बात कर रहे हैं। इसमें लगाएगा कौन, वसूलेगा कौन, और बटेगा किसमें? इन दोनों में बट जाएगा। और ये डिसाइड करेगा वित्त आयोग कि किसको कितना मिलना चाहिए। उस समय तो 29% की बात थी कि 100 में से 30 रुपया राज्य, 29 रुपया राज्य को मिलेगा, बाकी पैसा केंद्र के हाथ में रहेगा। इसमें सभी प्रमुख कर आ जाएंगे। इनकम टैक्स इसी में आएगा, कॉर्पोरेशन टैक्स इसी में आएगा, निगम कर, कंपनी कर, ये सब इसी में आएगा। ठीक है, सारे प्रमुख कर इसी में आते हैं। लेकिन अब तो नया हो गया है, कर से प्राप्त राजस्व के वितरण की नई व्यवस्था 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये कब हुआ था संशोधन? 2016। इसमें क्या आया था? जीएसटी। क्या बोलते हैं इसको? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ये अप्रत्यक्ष कर है ना, जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे उन सबको मिला के क्या बना दिया गया? जीएसटी कर दिया गया। ठीक है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये वस्तु एंड सेवा पे लगने वाला कर है, इसको जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, जीएसटी को हम आपको इकोनॉमी में अलग तरीके से पढ़ाएंगे, और पॉलिटी में जो पढ़ाएंगे वो अलग तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ पॉलिटिकल जानना है। वहां हम लोग डिटेल में जानेंगे कि जीएसटी कैसे होता है, कैसे लगता है, वो सब जानेंगे। देखिए, जीएसटी, जीएसटी यह एक अप्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे कर का बहुत सारा था, अलग अलग कर लगते थे, तो सबको मिलाकर ना एक कर दिया गया है। जो अप्रत्यक्ष कर है हम उसकी बात कर रहे हैं, सबको एक कर दिया गया है। यह विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके उसकी जगह सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक कर लगाने का प्रावधान करता है, उसे जीएसटी कहते हैं। इसका उद्देश्य एक देश एक कर की व्यवस्था को लागू करना है, एक देश एक कर। ठीक है, क्योंकि पहले बहुत जटिलता था, बहुत सारी जटिलता होती थी इसमें,
कि एक ही बिस्किट अगर बिहार में बिक रहा है और बिहार सरकार ने जो उस पर टैक्स लगाए हैं वो कुछ और टैक्स है, वही अगर किसी और राज्य में बिक रहा है तो वहां का टैक्स कुछ और है, तो वैसे बहुत झोल झाल हो जाता था। अब क्या है, सब जगह इक्वल हो गया है, हर जगह इक्वल। ठीक है, जीएसटी में ये कर दिया गया है। बाकी जीएसटी हम आपको डिटेल में वहां पढ़ाएंगे। जैसे देखिए ना, बिस्किट है तो उस पर सेल टैक्स लग गया, विक्री कर जो राज्य की सरकार लगाती है। टिकट है तो उस पर सेवा कर लगता है। आप सिनेमा देखने जाएंगे तो उस पर टैक्स कटता है ना। तो पहले ये सब अलग अलग कर होते थे, अब सीधा क्या लगता है, जीएसटी। ट्रेन का टिकट कटवाते हैं तो उस पर लिखा रहता है जीएसटी कर, रहता है ना। सारा सीधा लग गया, अब जीएसटी सीधा जीएसटी है। ठीक है, अब देखिए जीएसटी में क्या क्या होता है। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत जीएसटी के दो रूप होते हैं। एक कौन सा है, सीजीएसटी, और एक कौन सा है, एसजीएसटी। सी का मतलब है सेंट्रल, सी का मतलब यहाँ पे सेंट्रल है, और एस का मतलब स्टेट है, यानी कि दोनों लगाएगा। सेंट्रल की बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, केंद्र जीएसटी, और ये राज्य जीएसटी, दोनों 9% लगाते हैं। तो कुल मिला कितना हुआ, 18%। तो आपको पता है ना जीएसटी कितना कटता है। वैसे तो इसका स्लैब है, अलग अलग स्लैब है, लेकिन ऐसे कितना है, 18% है। तो 9% कौन लगाएगा, केंद्र, और 9% राज्य, दोनों आधा आधा लगाते हैं इसमें। ठीक है, दोनों का आधा आधा होगा। कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर जो अंतरराज्यीय व्यापार, यहाँ पे एक शब्द आया आपको, अंतरराज्यीय व्यापार, मतलब दो राज्य के बीच में जो व्यापार होता है, दो राज्य के बीच में, उसको क्या बोलेंगे, अंतरराज्य व्यापार से संबंधित है, उन पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर लगाने का प्रावधान है। कौन सा लगेगा उस पे, एकीकृत वस्तु और सेवा कर, जिसको बोलते हैं आईजीएसटी। जैसे देखिए, एक होता है केंद्र का जीएसटी, जिसमें केंद्र सरकार लगाएगी, वहां तो कोई समस्या नहीं है। एक होता है स्टेट जीएसटी, जिसे किसी राज्य में अगर कोई सामान बिक रहा है और वो राज्य उस पर जीएसटी लगाता है तो वो तो जीएसटी हो गया, उस स्टेट का हो गया, उसमें भी समस्या नहीं है, अपना अपना राज्य लगाएगा ना, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दो राज्य के बीच में व्यापार हो रहा है तब कौन लगाएगा, तब तो समस्या हो जाएगी ना। अब दो तीन राज्य से व्यापार हो रहा है तब कौन लगाएगा, यहाँ तो समस्या है। तो यहाँ पे कौन लगाएगा, सीधा एकीकृत लग जाएगा, केंद्र सरकार इस पे लगा देगी, इस पे केंद्र लगा देगी, क्योंकि नहीं तो राज्य में लड़ाई हो जाएगा ना कि हम ज्यादा लगाएंगे, वो कहेगा हम इतना लगा देंगे। उसमें सीधा एक कर दिया गया, उस पे कौन लगाएगा, केंद्र सरकार लगा देगी। तो उसको क्या बोलते हैं, आईजीएसटी। इसे केंद्र के द्वारा वसूला जाता है। कौन वसूलेगा इसको, केंद्र। और केंद्र और संबंधित राज्यों के बीच में इसको बांट दिया जाता है, कि अगर वो मान ली 3 राज्य से होकर गुजरा है व्यापार में, तो तीनों राज्य को बांट देगा वो, केंद्र सरकार वसूलेगा और तीनों राज्यों में बांट देगा। ठीक है, अगर एक ही राज्य में होता तब तो समस्या ही नहीं थी, वही राज्य लगा देता, फिर केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा हो जाता। लेकिन अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में व्यापार हो रहा है, तब कौन लगाएगा, केंद्र, और वही वसूल लेगा और फिर उसको बांट देगा, जिसको जितना हिस्सा होगा वो बांट देगा। ठीक है, आगे देखिए, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा एक वस्तु और सेवा कर परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। एक क्या बना है, वस्तु और सेवा कर परिषद, जिसको आप लोग कहते हैं जीएसटी काउंसिल। आप लोग अक्सर पेपर में पढ़ते रहते होंगे या करंट अफेयर में कि जीएसटी काउंसिल की बैठक, अगली बैठक, 19वीं बैठक, 20वीं बैठक, ऐसे पढ़ते रहते हैं ना। ये वही एक काउंसिल बनाया गया। अब ये जो जीएसटी बना तो एक समिति बननी चाहिए ना, जिस पे काम करेगी, हर साल उसको देखेगी किसमें कम करना है, टैक्स को बढ़ाना है, घटाना, वो सब देखते रहती है। तो क्या बना, वस्तु और सेवा कर परिषद, यानी कि जीएसटी काउंसिल। अनुच्छेद नंबर 279 के ए, इस अनुच्छेद को ध्यान रखना है, अनुच्छेद नंबर 279 के ए में डाल दिया गया इस काउंसिल को। ठीक है ना, संवैधानिक है ये, वस्तु और सेवा कर परिषद। देखिए इसका गठन कौन करेगा, इसका गठन कैसे हुआ है, राष्ट्रपति के द्वारा। रचना में देखते इसमें स्ट्रक्चर कैसा है इसका, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और सदस्यगण होते हैं। देखिए इसमें कौन कौन होते हैं। अध्यक्ष भारत का कौन होगा, वित्त मंत्री होगा, और कैसा होगा, पदेन अध्यक्ष होगा। यानी जो भारत का वित्त मंत्री होगा वो ऑटोमेटिक इसका क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। उसी को पदेन बोलते हैं। ऑटोमेटिक इसका चुनाव नहीं होगा, वो अपने आप बन जाएगा। जो भी वित्त मंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष बन जाएगा, उसी को पदेन बोलते हैं। उपाध्यक्ष को देखते हैं, भारत के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का राज्य मंत्री इसका क्या होता है, और वो भी पदेन ही होता है, उसको चुनाव नहीं होता है। जो भी होगा वो क्या बन जाएगा, उपाध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, पदेन उपाध्यक्ष। सदस्यों में कौन कौन शामिल होंगे, तो देखिए राज्यों के वित्त मंत्री, हर राज्य के वित्त मंत्री शामिल होंगे इसमें। दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री भी इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि 3 जगह विधानसभा है ना, इन 3 जगह पे सभी के राज्य के मुख्यमंत्री, यहाँ सभी राज्य के वित्त मंत्री इसमें शामिल होंगे, और सब बैठ करके आपस में चर्चा होती है कि किस चीज को जीएसटी में रखना है, किसको नहीं रखना है।
किस पे कितना टैक्स लगाना है, किस पे कितना कम करना है, ये चर्चा होती रहती है। इस पे चर्चा होती रहती है, किस पे ज्यादा लगाना है, किस पे कम लगाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन शामिल रहते हैं। देखिए, इनका काम क्या है, इनका काम क्या होगा, समिति तो बन गई, कौन कौन लोग हैं। अब देखिए इनका काम क्या है। पहला, जीएसटी परिषद भारत में जीएसटी से संबंधित सभी प्रमुख निर्णय लेती है, जैसे जीएसटी के स्लैब तय करना और उसमें वस्तुओं को रखना। जैसे एक स्लैब है, किस पे 5% लगा देना है, किस में 12% लगाना है, किस में 18% टैक्स लगाना है और किस में 28% टैक्स लगाना है। इसमें है ना पूरा स्लैब है, किसमें कितना टैक्स लगाना है। जैसे कुछ चीज तो ऐसे भी होती है जो इसमें शामिल नहीं है, जैसे शराब, शराब पे कभी देखें जीएसटी, शराब पे नहीं होता। पेट्रोल, पेट्रोल पे कभी देखें जीएसटी, शराब और पेट्रोल इस स्लैब में नहीं आता है, उस पर जीएसटी है ही नहीं। और अक्सर सबकी मांग होती है कि इस पेट्रोल को इसमें डाल दिया जाए, क्योंकि अगर पेट्रोल को इसमें डाला गया तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। अगर पेट्रोल इसमें आया तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। उसका रीजन है, क्योंकि पेट्रोल पे सरकार अपनी टैक्स लगाएगी, केंद्र सरकार, राज्य की सरकार टैक्स लगाएगी, उतना ही लगेगा ना। ऐसे क्या होता है कि राज्य में जो पेट्रोल आता है ना, तो सरकार मनमाने तरीके से टैक्स लगाती है, राज्य सरकार। आपको राजस्थान में सबसे ज्यादा टैक्स देखने को मिलेगा, बिहार में थोड़ा कम है उसकी तुलना में, क्योंकि सरकार का आमदनी का मुख्य जरिया है ये, पेट्रोल और शराब मुख्य जरिया है। फिर अगला देखिए, समय समय पर वस्तुओं और सेवाओं को एक स्लैब से दूसरे स्लैब में स्थानांतरित करना। अगर उनको लगता है कि इस पे 5 से 12 कर देते हैं तो 12 में कर सकते हैं, वो 12 वाले को लगता है इसको घटा के 5 कर देते हैं, वो घटा सकते हैं। ये अक्सर आप लोग पेपर में देखते रहते होंगे कि इस पे टैक्स कम हो गया है, इस पे टैक्स बढ़ गया है, देखते रहते हैं ना, वो इसी में होता रहता है ऊपर नीचे। ठीक, ये लोग तय करते हैं, पूरा सब लोग बैठते हैं, मिलकर तय होता है। ठीक है, आगे देखिए, कुछ वस्तुओं एंड सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखना, ये तय करते हैं किसको बाहर रख देना है। जैसे शराब, पेट्रोल, इससे बाहर है जीएसटी काउंसिल से। कुछ राज्यों और क्षेत्रों को जीएसटी से बाहर रखना, कुछ राज्य को भी जीएसटी से बाहर रख सकते हैं ये। अगर इनको लगता है कि इस राज्य को जीएसटी से बाहर रखना है तो वो बाहर रख सकते हैं, अगर उनको लगता है तो। आगे देखिए, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के अंतर्गत केंद्र के द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान होता है। अच्छा, पहले इतना जो पढ़ा दी, इसमें से कोई सवाल हो तो पहले पूछ लीजिए, तब उस पे आएंगे। जीएसटी के बारे में कोई सवाल हो तो पहले पूछ लीजिए। जो अभी बताया वो समझ में आया? हाँ, तो केंद्र खुद बंटवारा करेगा उसको। जिस राज्यों से व्यापार हुआ, मान लीजिए 3 राज्य से व्यापार किसी ने किया, तो ऐसे में तो 3 राज्य उस पर टैक्स लगा देंगे ना, तो उसको तो महंगा पड़ जाएगा। तो केंद्र सरकार क्या करती है कि वो अपना एक ही टैक्स लगाती है, केवल उससे वसूली कर लेती है, और उसमें जो हिस्सा बनेगा 3 हिस्सा बन जाएगा, और तीनों राज्यों को बांट दिया जाएगा, तो आसान हो जाएगा। नहीं तो हर राज्य उस पर टैक्स लगा देगा तो 3 राज्य का टैक्स लग जाएगा ना बेचारे पे, जहां जहां से वो गुजरा है, तो फिर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उस पर केंद्र लगाती है और अपने हिसाब से तीनों को बांट देती है, जितना हिस्सा पड़ेगा अपना राज्यों को बांट देगा। हाँ। और इसमें ये तो आपको एकदम ध्यान रखना पड़ेगा इसके बारे में, ये वाला। एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक, और बाकी अन्य सदस्य हैं। हर राज्य और केंद्र शासित राज्य के वित्त मंत्री इसमें शामिल होते हैं, और इस पर चर्चा होती है, कितना टैक्स रखना है, कितना टैक्स नहीं रखना है, किसको जीएसटी में रखना है, किसको जीएसटी से बाहर रखना है, ये इसमें तय होता है। सीजीएसटी सेंट्रल के द्वारा, एसजीएसटी राज्य के द्वारा, दोनों लगाएंगे। 9% दोनों लगाए तो कितना हो गया, 18%। अगर किसी वस्तु पे 18% जीएसटी है तो 9% कौन लगाया है, केंद्र, 9% राज्य ने लगा दिया है, इसलिए इतना है। देखिए, एक टैक्स ये भी तो था, भू राजस्व कर, ये था ना भू राजस्व कर, इसमें कौन लगा रहा है, ये एकमात्र ऐसा है जिसमें राज्य लगा रहा है। वसूल कौन रहा है, इकट्ठा कर रहा है, और रखेगा कौन, राज्य ही रखेगा। वो कौन सा है, भू राजस्व कर। और भी कई सारे हैं, भू राजस्व कर भी हो गया इसमें आपको शामिल हो जाएगा, और भी कई सारे हैं। जिससे राज्य सरकार अगर घर में किसी को कर्ज देगी तो वो तो खुद ही वसूली खुद ही रखेगी, वो उसी के हाथ में होगा। वो तो उसी के हाथ में होगा। ठीक है, ये स्लैब आपको ध्यान रखना है।
और ये आपको जो अनुच्छेद 365 वाला है, ये भी ध्यान रखना है 365, क्योंकि अगर विफल हुआ तो वो इसके तहत क्या लगा देंगे फिर वो, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोई सवाल है इसमें से? कोई सवाल नहीं है? कोई सवाल नहीं है? सब क्लियर है?